हेलो एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले मैग्नेट वर्ड क्या है, ये कहाँ से शुरू हुआ। मैग्नेट वर्ड ग्रीस ग्रीस में एक जगह मैग्नीसिया, वहाँ से लिया गया और मैग्नीसिया के नाम पर इस ये वर्ड आया मैग्नेट। तो वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि कुछ पत्थर, कुछ स्पेशल काइंड के पत्थर कुछ ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इन्हीं स्पेशल काइंड के पत्थर को मैग्नेट बोल दिया गया है। ये क्या था कि ये कुछ पत्थर जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उन्हें जो पत्थर ऐसा कर रहे थे उन्हें मैग्नेट का नाम दे दिया गया और ये मैग्नीसिया से शुरू हुआ, इसलिए इसको हम मैग्नेट बोलते हैं। तो बात करें कि मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो आयरन, स्टील, कोबाल्ट वगैरह इनको अट्रैक्ट कर सकती है। मींस मैग्नेट क्या होता है कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अदर मटेरियल्स पर, जिनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकती है और रिपेल कर सकती है। ये एक मैग्नेटिक फोर्स लगाती है दूसरी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स पर। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है उसके पास दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। एंड साउथ पोल एंड साउथ पोल और नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल मीन्स लाइक पोल्स जो होंगे, जो एक जैसे पोल्स होंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक इफ यू हैव अ मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अगर दोनों नॉर्थ पोल पास में रखे हुए हैं तब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वहीं अगर हम दोनों साउथ पोल एक दूसरे के पास रख दें, साउथ पोल साउथ पोल मतलब दोनों सेम पोल है तो रिपेल करेंगे। अगर अपोजिट हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ पे रख दूं नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ और साउथ एक दूसरे का अट्रैक्ट करेंगे। मींस अपोजिट पोल्स एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यही सेम कंडीशन है जैसे कि चार्ज में देखा होगा आपने, तो पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे अगर पोल्स सेम है तो रिपेल करेंगे और अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो मैंने बताया मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, और नॉर्थ एंड साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, साउथ एंड नॉर्थ भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जबकि सेम पोल अगर मिल जाए तो रिपेल करेंगे। और ये देखा गया है कि एक मैग्नेट लें आप और उसको अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, उसके आसपास, फ्रीली सस्पेंड मीन्स उसके आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, और उसे खुद पे छोड़ दें, मतलब एक धागे में बांध दें और उसको छोड़ दें, तो वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ अलाइन कर लेगी खुद को। क्यों, इसका हम रीजन जानेंगे कि नॉर्थ से साउथ की तरफ ही क्यों अलाइन करती है। इसके लिए हमें जानना होगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ मैग्नेटिज्म, तभी हमारे समझ में आएगा टॉपिक क्या है। अब देखिए, अगर कोई भी जैसे मैग्नेट है, अगर आप उसे फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं तो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर देगी, और जो एंड इसका नॉर्थ की तरफ जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, जो एंड इसका ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा है उसे हमने नॉर्थ पोल बोल दिया। जो एंड इसका ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ जा रहा है उसे हमने साउथ पोल बोल दिया। मींस जो एंड हमारे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन में होगा उसको हम साउथ पोल ऑफ मैग्नेट बोलते हैं, और जो एंड हमारे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन में होगा हम उसको नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। अब बात करें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, उससे पहले अगर ये पोल नॉर्थ पोल अगर इधर नॉर्थ डायरेक्शन में अट्रैक्ट जा रहा है, मींस इधर कोई तो साउथ पोल रहा होगा, तभी तो नॉर्थ पोल उसने अट्रैक्ट किया। मींस अर्थ के मैग्नेटिज्म का यहाँ पर साउथ पोल होगा, तभी नॉर्थ पोल यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि अपोजिट पोल से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर यहाँ भी नॉर्थ पोल हो, मान लीजिए मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल करेंगे ना, तो ये इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगी फिर कभी। मतलब अर्थ की डायरेक्शन, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर होगा साउथ पोल, और जहाँ साउथ डायरेक्शन में होगा नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ में होगा नॉर्थ पोल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का, और नॉर्थ डायरेक्शन में होगा साउथ पोल। तभी एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में खुद को पॉइंट कर लेती है। अब बात करें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अर्थ जो है, अर्थ की कोर, चार कोर होते हैं इसमें अर्थ में। अगर जैसे अर्थ एक स्फीयर है, उसके अंदर अगर आप जाने की कोशिश करें तो उसमें चार कोर से मिलकर बनी हुई होती है। सबसे पहला क्रस्ट, सबसे पहले तो जिस सरफेस पे हम रहते हैं, इसके नीचे जैसे आप जाने की कोशिश करेंगे, ये सरफेस हो गया, इसके नीचे आपको पहले मिलेगी क्रस्ट, उसके बाद मेंटल, फिर उसके बाद आउटर कोर, और सबसे नीचे मिलती है इनर कोर।
अब क्या है कि ये जो आउटर कोर है, ये वाली कोर, ये मोस्टली लिक्विड है, ये कोर मोस्टली लिक्विड है। और ये किससे मिलकर बनी हुई है? ये मोल्टन आयरन एंड निकल से मिलकर बनी हुई है। आयरन क्या है? मेटल है। निकल भी क्या है? मेटल है। और ये क्या है कि मोल्टन स्टेट में मीन्स लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ये बहुत ज्यादा हीट होके मेल्ट हो गए, बहुत ज्यादा हीट होके मेल्ट हो गए, और फिर ये इसमें फ्लो करते रहते हैं। अब फ्लो क्यों करते हैं? जैसे कि यहाँ पे जो है, जो इनर कोर के जैसे आउटर कोर हो गया, ये हो गई आउटर कोर। ये नीचे वाला जो एरिया होगा जो इनर कोर के पास है, यहाँ पे होता है टेम्परेचर ज्यादा, ज्यादा प्रेशर की वजह से टेम्परेचर ज्यादा। और ऊपर जो मेंटल वाला एरिया है, यहाँ पे प्रेशर कम होता है तो लो टेम्परेचर होता है। ऊपर लो टेम्परेचर, नीचे हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो इसके अंदर लिक्विड है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसका डेंसिटी का, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। डेंसिटी जैसे ही चेंज होगी, यहाँ पर जो लिक्विड है और हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में मीन्स ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीट होने की वजह से एक्सपेंड होगा, और एक्सपेंड होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा। और जो कूल लिक्विड है, मतलब उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ऐसे ही जब ये कूल लिक्विड नीचे की तरफ आ गया, थोड़ी देर बाद ये फिर हॉट हो जाएगा। नीचे तो टेम्परेचर ज़्यादा है ना, ये हॉट हो जाएगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला कूल हो गया होगा वो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से लिक्विड फ्लो होता रहता है, लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये मेल्ट स्टेट में आयरन एंड निकल होंगे, तो इनके पास आयंस होते हैं। आयंस क्या है? एक तरीके से चार्ज है आयन। तो ये मीन्स फ्लो जो हो रहा है लिक्विड का, इसका मतलब आयंस का फ्लो हो रहा है। आयंस फ्लो मीन्स चार्ज का फ्लो, और चार्ज के फ्लो को हम क्या बोलते हैं? करंट। ये करंट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है आउटर कोर में। और करंट का क्या है कि एक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये हम थोड़ा बाद में देखेंगे इस चैप्टर में, पर अभी के लिए बस इतना जान लो, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इसका चैप्टर का नाम भी है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, आउटर कोर में करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसी आउटर कोर में जो मोल्टन स्टेट में लिक्विड है, उसी की वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और उसकी जो हम उसे कंसिडर कर सकते हैं एक बार मैग्नेट की तरह। जैसे एक बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी तरह हम इसकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल ऑफ अ बार मैग्नेट। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, आपने एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट यहाँ रख दी। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ खुद को अलाइन कर लेगी। तो नॉर्थ पोल कौन सा था? जो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जा रहा था उसे हमने बोला था नॉर्थ पोल। अब ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रही है, जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा? अर्थ का साउथ पोल होगा, तभी तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जियोग्राफिकल नॉर्थ में अर्थ का साउथ पोल है। और ये एग्जैक्ट, हम कोई मैग्नेट अगर हम फ्रीली सस्पेंड करें तो एग्जैक्ट साउथ एंड नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करती, 15 डिग्री का एंगल बना के करती है। 15 डिग्री एंगल विद ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ये 15 डिग्री का एंगल मीन्स ज्योग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से 15 डिग्री के एंगल पर है। इसलिए हमारी जो मैग्नेट है वो भी 15 डिग्री का एंगल बनाती है ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन से। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ से ज्योग्राफिकल साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करती है। और ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ जो एंड जाता है उसे हमने नॉर्थ पोल बोला। और नॉर्थ पोल इधर जा रहा है तो मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल इधर होगा, तभी इसने नॉर्थ पोल का ट्रैक किया। और अपोजिट ज्योग्राफिकल साउथ में अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई। और अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि आपने कोई मैग्नेट रखी, ये मिटा देता हूं मैं। मान लीजिए आपने ये मैग्नेट रखी। अब ये कुछ दूसरा अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, या मान लीजिए एक लोहे की कील इसके पास रखते हैं तो इसे अट्रैक्ट करेगी। आपने यहाँ रखी, अट्रैक्ट हो रही है मैग्नेट की वजह से। यहाँ रखी, अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ रखी, अट्रैक्ट हो रही है। पर अब जैसे ही आप यहाँ से दूर जाएंगे, यहाँ पहुंच गए, तो वो अट्रैक्ट नहीं हो रही। तो मतलब यहाँ अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है यहीं तक है। अर्थ जो अट्रैक्ट कर पा रही है
इस पॉइंट तक कर पा रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ नहीं, जो मैग्नेट है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जो लिमिट है यहाँ तक है, तभी तक ये इस कोई भी दूसरा पार्टिकल रख रहे हैं उससे अट्रैक्ट कर पा रहा है। अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड जा रहा है तो वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट की, वो इतनी ही है। सिमिलरली अगर आप देखें तो जैसे आपने 5 सपोज कीजिए, ये जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, 5 मीटर से जैसे ही आप आगे जा रहे हैं तो वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो आप इस डायरेक्शन में भी 5 मीटर तक रखेंगे तो अट्रैक्ट कर पाएगा, उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इधर भी कर रहे हैं तो 5 मीटर तक अट्रैक्ट करेगा। और सिमिलरली है, तो हम एक सर्कल बना सकते हैं, कोई भी अगर मैग्नेट है हमारे पास तो उसके चारों तरफ हम एक सर्कल बना सकते हैं, और उस सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक सर्कल बना सकते हैं, उस सर्कल के अंदर अगर दूसरा मटेरियल रखा होगा तब तो वो उसको अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट, और उसके बाहर चला जाएगा तो वो नहीं कर सकती अट्रैक्ट। मतलब कि एक ऐसा रीजन है मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेट का ऐसा रीजन है जिसमें वो दूसरे मटेरियल पर फोर्स लगा सकती है, उसे अट्रैक्ट कर सकती है, रिपेल कर सकती है, उसके बियॉन्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकती। तो उस रीजन को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। और सिमिलरली जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा होगा कि आप कोई चार्ज रखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो वो दूसरे किसी चार्ज पे फोर्स लगाता है, तो वो जिस रीजन में, मतलब जितनी जगह में वो फोर्स लगा सकता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सिमिलरली हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एनी मैग्नेट इज द रीजन इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। मतलब जहां पर जिस रीजन में ये फोर्स लगा सकता है, ये उसका मैग्नेटिक फील्ड हो गई। बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइन होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम मानते हैं कि जैसे हमारे पास कोई मैग्नेट है, सपोज कि ये बार मैग्नेट है, तो हम ये मानते हैं कि इसके नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की तरफ लाइंस निकलती हैं। हमेशा इमेजिनरी लाइंस मानते हैं कि जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, तो हम उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइंस हैं, रिप्रेजेंट करती हैं कि किसी पॉइंट पर, जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट ले लिया ये, अब यहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं एक नॉर्थ पोल रखूँ, इमेजिनरी नॉर्थ पोल। इमेजिनरी नॉर्थ पोल क्यों? क्योंकि मैग्नेट जो है ना हमेशा दो पोल्स में एग्जिस्ट करती है। अगर कोई मैग्नेट है तो उसके पास दोनों पोल होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ये कभी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती कि एक पोल में एग्जिस्ट कर जाए। तो आप कितनी भी छोटी मैग्नेट लें, कितना भी छोटा मैग्नेटिक मटेरियल लें, उसके पास दो पोल हमेशा होंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे कि चार्ज के केस में थोड़ा अलग है, उसमें आप नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, पर मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल रखूँ यहाँ पर, इमेजिनरी नॉर्थ पोल रख लिया, तो जिस डायरेक्शन में उस इमेजिनरी नॉर्थ पोल पे फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट ए पर रखूं, यहाँ मानिए, इसको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, यहाँ मैंने मान लिया। अब मैं एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल रख रहा हूँ, तो वो किधर जाने की कोशिश करेगा? नॉर्थ पोल से रिपेल करेगा, मतलब इससे दूर भागने की कोशिश करेगा। तो फोर्स की हमने डायरेक्शन लिख दी इधर। अब मैं एक नॉर्थ पोल को यहाँ रख रहा हूँ, साउथ पोल है, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ हो गई, इनसाइड द साउथ पोल। अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से दूर की तरफ भागेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से तो बाहर की तरफ होती है, और साउथ पोल की तरफ आने की कोशिश करेगा, साउथ पोल उसको अट्रैक्ट करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन साउथ पोल में अंदर की तरफ होती है, साउथ पोल की तरफ जाती है। नॉर्थ पोल को छोड़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ जाती हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इनकी जो है इस डेंसिटी है, मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास हैं उस जगह मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जहां ज्यादा फील्ड लाइंस है, और जहां फील्ड लाइंस कम है वहां स्ट्रेंथ कम होगी। तो आप किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है उस पॉइंट पर, और डायरेक्शन जान सकते हैं। और अगर डायरेक्शन जानने के लिए एक और तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कंपास जानते हैं हम? कंपास, मैग्नेटिक कंपास होता है जिसमें कि एक निडल होती है, ये निडल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ खुद को अलाइन कर लेती है। तो हम इससे
ये मैग्नेटिक कंपास कई बार डायरेक्शन जानने के लिए भी यूज करा जाता है, जब आप किसी सफर पर जाते हैं, लाइक ट्रैकिंग वगैरह या फॉरेस्ट कोई ऐसी जगह पर, तो मैग्नेटिक कंपास यूज किया जाता है। सी में यूज किया जाता है डायरेक्शन पता करने के लिए। ये बेसिकली क्या है, मैग्नेटिक कंपास, अगर आपने किसी मैग्नेट के पास में से रखा तो ये नॉर्थ की तरफ खुद को, मतलब अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरी डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेगा, मतलब नॉर्थ पोल से रिपेल होता है। तो मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से भी आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। जैसे कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं बार मैग्नेट की एक मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है, यहाँ देखो। सबसे पहले इसे मैंने यहाँ इस पॉइंट पर रखा। मैग्नेट कंपास को आप जैसे पहले यहाँ रखो, फिर यहाँ पे नोट कर लो कि उसने डायरेक्शन कौन सी दिखाई, उसकी डायरेक्शन में एरो बना लो। फिर इस पॉइंट पे रखो, फिर उसने कहाँ दिखाई, ऐसे एरो बनाते जाओ। जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है उस डायरेक्शन की तरफ आप एरो बनाते जाओ। तो आप जब ये सारे एरो जोड़ देंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगी। ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है, मैंने यहाँ एक मैग्नेटिक कंपास रखा, तो इसने यहाँ पे डायरेक्शन शो करी बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से। तो फिर मैंने उसके बाद अगले पॉइंट पे कंपास रखा, और ऐसे ही मैं इसे जोड़ता गया, मतलब पूरा पाथ बना लिया मैंने उसका, और उसकी डायरेक्शन नोट कर ली। तो मैंने देखा कि ये कंटिन्यूअस कर्व जैसा बना रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो डायरेक्शन थी कंपास की, वो कंटिन्यूअस कर्व बना रही है जो नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जा रहा है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से तो बाहर की तरफ जाती हैं और साउथ में अंदर की तरफ आती हैं। ये हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इमेजिनरी लाइंस क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ऐसी कोई लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है उसे पता करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। उससे पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। आप एक और तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आप एक कार्डबोर्ड लीजिए, कार्डबोर्ड इस तरीके से रखा, आपने किसी टेबल पर कार्डबोर्ड रख दीजिए, उसके ऊपर कुछ लोहे की कीलें ऐसे रैंडमली डाल दीजिए। रैंडमली मीन्स ऐसे एक मुट्ठी में भरी और उस तरीके से डाल दीजिए, और उस कार्डबोर्ड के नीचे एक मैग्नेट लगा दोगे। तो जैसे कि ये कार्डबोर्ड हो गया, इसके नीचे की तरफ, मतलब जैसे ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दो, बार मैग्नेट यहाँ पर। फिर आप देखोगे जो आपने कीलें डाल रखी थी ना, वो खुद को किस डायरेक्शन में अलाइन करेंगी, इस तरीके से। जो मैंने अभी बनाई थी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बिल्कुल उस तरीके से खुद को अलाइन कर लेंगी। इस तरीके से भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी मीन्स क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। MFL means magnetic field lines represents magnetic field is stronger at that point, stronger at that point। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास पास है, जैसे हमने ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास पास थी, पर यहाँ जैसे ही दूर जा रहे हैं आप मैग्नेट से, वो कम दूर दूर होती जा रही हैं। तो मैग्नेट के पास में तो मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, पर जैसे ही आप मैग्नेट से जितना दूर जाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होती जाएगी। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस leaves north pole and enters साउथ पोल। मतलब नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ
साउथ पोल में एंटर करती हैं। नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाएंगी। पर मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये कंटिन्यूस होती है, तो मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होती है। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में होंगी। इनसाइड मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ। Magnetic field lines forms closed curves. That means magnetic field lines are continuous. Continuous मतलब वो कहीं ऐसा continuous है, जैसे यहाँ से शुरू हुई इस तरीके से, कहीं बीच में टूटेगी नहीं। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी, जैसे मेरे पास दो चार्ज हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ से गई यहाँ चली गई, पर बीच में अंदर नहीं होगी ना, इसके कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती, तो वो कंटिन्यूस नहीं होती। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती हैं। और two magnetic field lines never intersect each other. Never intersect each other मतलब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकती? मतलब कभी ऐसा केस नहीं मिलेगा। मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करती है उस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखना है, जैसे कि आपने यहाँ पे देख ली इस पॉइंट ए पे, यहाँ पे इस पॉइंट ए पे, तो इस पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब क्या है कि आप इस पॉइंट पे देखें, पहले एक और प्रॉपर्टी रह गई, टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये पहले लिखना चाहिए था। आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ए पे देखना है ना, अब आप यहाँ पे एक टेंजेंट बना दें, तो वो क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब जैसे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने इंटरसेक्ट कर दिया, अब यहाँ पे तो मैं दो टेंजेंट बना सकता हूँ, एक इधर एक इधर, मतलब दो पॉसिबल डायरेक्शन हो गई फोर्स की, कि मैग्नेटिक फोर्स इधर भी लग सकता है इधर भी। मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए क्या तरीका है, एक आप इमेजिनरी नॉर्थ पोल रखें और वो जिस डायरेक्शन में इमेजिनरी नॉर्थ पोल पर फोर्स लगेगा वही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। और अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या ये पॉसिबल है कि वो दो डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करे? नहीं करेगा ना, वो तो एक ही डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इमेजिनरी नॉर्थ पोल। तो ये दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकती किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फोर्स की, एक ही डायरेक्शन हो सकती है। आपने देखा होगा फोर्स की जो नेट फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो एक ही होती है, दो थोड़ी ना होती है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, यही रीजन है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। और मैंने बता दिया टेंजेंट किसी पॉइंट पे, अगर आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जाननी है तो आप मैग्नेटिक फील्ड को एक टेंजेंट बनाइए। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है, जैसे मेरे पास कर्व है, इसे एक पॉइंट पे टच करेगी, वो टेंजेंट बोलते हैं। तो टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का टॉपिक कंप्लीट। अब इसमें देख लेते हैं एक क्वेश्चन जो मैंने पहली प्रॉपर्टी बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंसिटी, मतलब एक रीजन में जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग होगा। तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट बनाई मैंने, अब इसकी वजह से इसकी फील्ड लाइंस बना देता हूँ। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से अंदर आनी चाहिए। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी इधर है उतनी उधर होनी चाहिए। तो मैं 3 पॉइंट दे रहा हूँ आपको। पॉइंट ए,
पॉइंट बी, पॉइंट सी। आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ज़्यादा स्ट्रांग होगी, कहाँ कम स्ट्रांग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट सी। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा पास पास है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, और जहाँ पर कम है वहाँ वीक होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पास है मैग्नेटिक ए पॉइंट पे, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ए पर होगी। उसके बाद यहाँ पे तो दूर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर भी रिलेटिवली इससे तो ज़्यादा ही पास में है, तो हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सी। एंड सबसे कम कहाँ पर है, मैग्नेटिक फील्ड एट बी। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पूरा। अब हम शुरू करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मींस जो सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी करी थी उसके बारे में। शुरू करते हैं टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ऑस्टेड ने सबसे पहले एक मैग्नेटिक कंपास को एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा, तो उन्होंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शंस आ रही हैं। और ये डिफ्लेक्शंस कब आती हैं, जब मैग्नेटिक कंपास को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, जब मैग्नेटिक कंपास पर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगे। तो यहाँ से इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है वायर में, ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसी की वजह से ये डिफ्लेक्शंस आ रही हैं। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल, अपने हैंड को इस तरीके से अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में लेके जाइए, और जैसे करंट कोई वायर है वो इस तरीके से रखा है, उसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, और अपनी फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में आप कर्ल करेंगे, जो आपकी फिंगर्स की कर्ल होने की डायरेक्शन होगी, उसमें वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आपको ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो करंट की डायरेक्शन में अपने थंब को रखिए इस तरीके से, और ए पॉइंट पर अपने हाथ को लेके जाइए। तो फिंगर्स हमारी किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, अंदर की तरफ। ये करंट की डायरेक्शन, फिंगर्स हमारी कर्ल हो रही हैं बोर्ड के अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट ए पर, बोर्ड के अंदर की तरफ। तो हमारे पास दो तरह के सिंबल होते हैं, एक होता है ये पॉइंट और एक होता है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है बोर्ड के अंदर की तरफ, और पॉइंट का मतलब है बोर्ड के बाहर की तरफ। मतलब पॉइंट मीन्स आउटवर्ड्स द प्लेन एंड क्रॉस मीन्स इनवर्ड्स द प्लेन। तो यहाँ पे हमने जो निकाला था वो हमारे प्लेन के इनवर्ड की तरफ आ रही है, मतलब प्लेन के अंदर जा रही है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिख सकते हैं क्रॉस से, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पर अंदर की तरफ जाएगी। अब यहाँ फिगर बी में देखो, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो ऊपर की तरफ, और पॉइंट ए पे जो है हमारी फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, बाहर की तरफ। मीन्स पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड्स द प्लेन। और यहाँ पर करंट जो है नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, करंट नीचे की तरफ है। अब पॉइंट ए पर अपनी फिंगर्स लेके जाओ, और किस डायरेक्शन में कर्ल हो रही हैं, अंदर की तरफ। मीन्स क्रॉस बनाएंगे हम यहाँ पे, इनवर्ट्स द प्लेन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। एक वायर ऊपर की तरफ है, उसमें पॉइंट ए के ऊपर की तरफ है, और एक पॉइंट ए के नीचे की तरफ, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है। और ये जो पॉइंट ए की डिस्टेंस है दोनों वायर्स से, वो सेम है। अगर ये डी है तो ये नीचे वाला भी डी है, और सेम करंट फ्लो हो रहा है दोनों वायर्स में। तो पहले ऊपर वाले की वजह से निकालो, ऊपर वाले वायर की वजह से। पॉइंट ए पे हमारी फिंगर्स अंदर की तरफ कर्ल हो रही हैं, मीन्स इनवर्ट्स द प्लेन, बना देंगे क्रॉस। नीचे वाले वायर की वजह से बाहर की तरफ आ रही हैं फिंगर्स, मीन्स आउटवर्ड्स द प्लेन, डॉट बनाएंगे। तो पॉइंट ए पे क्या है, ऊपर वाले वायर की वजह से अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, नीचे वाले वायर की वजह से बाहर की तरफ आ रही है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है इक्वल होगी, क्योंकि करंट दोनों में इक्वल है। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ऊपर वाले की वजह से अंदर की तरफ, नीचे वाले की वजह से बाहर की तरफ, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी जो है वो इक्वल होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं मिलेगी हमें इस पॉइंट पर। अब निकालिए
इस फिफ्थ डायग्राम में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है इसमें, और पॉइंट ए पे अपनी फिंगर लेके जाइए, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। इस तरीके से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर की वजह से। अब केस देखें तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर की वजह से कैसी बनेगी। अगर एक वायर में स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि ऊपर की तरफ अगर करंट फ्लो हो रहा है तो पॉइंट यहाँ पर निकालें, इस तरीके से आएगा मीन्स, और इस पॉइंट पे निकालें, एक पॉइंट लीजिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ। ये हमारा वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट ए पे कैसा आएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी हमें, इस तरीके से, और पॉइंट बी पर इस तरीके से सर्कुलर। तो मैं कह सकता हूँ हमें एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर से बाहर की तरफ आ रही है, और इधर ए से बाहर की तरफ आ रही है और बी पर अंदर की तरफ जा रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की हमें एक ही लाइन नहीं मिलेगी। अगर हम दूसरे किसी पॉइंट पर देखें तो यहाँ पर भी सेम रूल फॉलो होगा, मीन्स जितने पॉइंट पे हम जाते जाएं इस तरीके से हमें सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। मीन्स हमें डिफरेंट सर्कल्स मिलेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जिनका सेंटर एक ही होगा, जिसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैसे मिलती है हमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही जगह पर हो। सर्कल का सबका सेंटर तो यही है, वायर पर रहेगा सेंटर पर। ये सर्कल बनाएंगे, जैसे पॉइंट जितना दूर पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा उसकी रेडियस होगी सर्कल की। इस तरीके से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें मिलेंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नेटिक फील्ड का करंट की वजह से जो प्रोड्यूस हुई है, वो करंट पर डायरेक्ट डिपेंड करता है। जैसे आप करंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। करंट जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। करंट जितना आप कम करेंगे उतनी हमारी मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। और डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है ये, जैसे कि मैंने 3 सर्कल बनाए हैं इसमें, पहले वाले की जो डिस्टेंस है सबसे कम है, दूसरे वाले की मॉडरेट, और तीसरे वाले की सबसे ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वायर से, उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ये ए मान लीजिए, ये बी और ये सी, मैग्नेटिक फील्ड ए पर जो है सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद बी पर, और मैग्नेटिक फील्ड सी पर जो है सबसे कम रहेगी। तो डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी करंट कैरिंग वायर से, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाती है, उल्टी हो जाती है, अगर हम करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दें तो। जैसे कि मैंने ये बनाया है, अगर हम मिनट, पिछले केस में हमने लिया था कि करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इस केस में हम लेते हैं करंट अगर नीचे की तरफ जाएगा तब क्या होगा। यहाँ अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखिए, यहाँ से कैसी मिल रही है, अंदर की तरफ जाती हुई, और इस पॉइंट पे मिल रही है हमें नीचे की तरफ में, बाहर की तरफ आती हुई। मतलब है अब भी सर्कुलर ही, पर अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई, यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ से बाहर की तरफ आ रही है। पिछले केस में क्या था, यहाँ से बाहर आ रही थी, यहाँ अंदर जा रही थी, तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में कैसे होता है, बना के दिखा देता हूँ मैं। एक सर्कल लीजिए, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी घूमती है उस तरीके से। अब 4 पॉइंट लिए मैंने, 4 पॉइंट पे आप निकालिए करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी। यहाँ पर बाहर की तरफ एक बाहर और एक अंदर, दोनों तरफ निकालेंगे। करंट ऊपर की तरफ, अपने थंब को ऊपर की तरफ रखिए, बाहर वाला जो पॉइंट है वहां पर तुम्हारी फिंगर्स कर्ल होंगी बाहर की तरफ, मतलब यहाँ पर जो है बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और यहाँ पर देखें एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए जस्ट अंदर, तो यहाँ पर अंदर की तरफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी। ऊपर
बाहर वाला पॉइंट लेंगे, उसमें बाहर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और अंदर वाले पे अंदर की तरफ जाएगी। ये करके देख लीजिए आप, अंदर जा रही है। सिमिलरली इस पॉइंट के लिए भी अंदर जाएगी, यहाँ पर भी अंदर जाएगी, ये बाहर रहेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के जो है अंदर की तरफ जा रही हैं। लूप है ना हमारा सर्कुलर लूप, इसमें अंदर की तरफ जा रही हैं। और अगर आप करंट रिवर्स कर देंगे, जैसे करंट आपने रिवर्स कर दी, इसमें करंट उल्टी फ्लो हो रही है, इसमें हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी में फ्लो होती है उसका अपोजिट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे अंदर वाले पॉइंट पे देखिए करंट की डायरेक्शन, ये अंदर वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ आ रही है, यहाँ पे बाहर की तरफ आएगी, इस पॉइंट पर भी बाहर की तरफ आएगी, मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ, ऊपर वाले पे अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से अंदर की तरफ अपोजिट हो जाएगा दोनों में। अब मैं इसका, जैसे ये तो हमारे पास कोई कड़ा या वो कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो, तो ये क्या है, टॉप व्यू है। जैसे कि इस तरीके से आपने एक सर्कल ले लिया, एक कोई कड़ा अपने हाथ पे रख लिया, तो आप ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप इसे इस तरीके से साइड से देखेंगे तो आपको कैसा दिखेगा, साइड व्यू बता रहा हूँ मैं। जैसे कि कोई कड़ा है, उसको आपने, कोई चूड़ी या कड़ा, उसको इस तरीके से रख दिया तो कैसे होगा। ये वाला केस लेता हूं मैं, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, क्लॉकवाइज, CW लिख रहा हूं मैं क्लॉकवाइज को। अब मैग्नेटिक फील्ड देखो आप, अंदर की तरफ आ रही है ना, बाहर से निकल के अंदर की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं। एक केस ले लिया मैंने एंटी क्लॉकवाइज का, जहां करंट हमारा घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी थी इस वाले केस में, CW एंटी क्लॉकवाइज में, उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड अंदर से निकल के बाहर की तरफ जा रही है, पॉइंट का रिप्रेजेंट करता है बाहर जाना, तो अंदर से निकल के बाहर की तरफ जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें कैसी है, बाहर की तरफ जा रही है अंदर से। अब देखिए, अब ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, और ये क्या है, बाहर से अंदर की तरफ आ रही है। बाहर मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आपको याद है कि नॉर्थ पोल से तो है अंदर से निकल के बाहर की तरफ जाती थी, और साउथ पोल में बाहर से निकल के अंदर की तरफ आती थी। तो हम कह सकते हैं अगर क्लॉकवाइज करंट है हमारे सर्कुलर लूप में, तो वो कैसा बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। साउथ पोल ये बिहेव करता है साउथ पोल की तरह, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से अंदर की तरफ आ रही हैं। और अगर हमारे सर्कुलर लूप में करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल की तरह क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की तरफ जा रही हैं। वो याद है ना आपको, जैसे बनाया था हमने, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होती थी ना, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर होती हैं। याद आ गया, ये सेम वैसा ही है ना। तो क्लॉकवाइज को तो हम लिख सकते हैं साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज को हम लिख सकते हैं नॉर्थ पोल। ये टॉपिक क्लियर होगा, ये याद रखना। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ये बोर्ड 10th बोर्ड में भी क्वेश्चंस बहुत बार आता है, तो ये आप याद कर लेना। और जैसे कि अभी मेरे पास एक सर्कुलर लूप है, तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान ली V बनेगी। अगर ऐसे ही करंट फ्लो हो रही है इनमें इस तरीके से क्लॉकवाइज, अब मैंने ऐसे ही 3-4 और मैंने सर्कल रख दिए, तो सबकी वजह से बी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि और डायरेक्शन भी सबकी सेम है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 4B हो जाएगी। अगर 4 मैंने लूप रख दिए तो एक की वजह से B बन रही थी, 4 की वजह से 4B बनेगी, क्योंकि करंट सब में सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सब में सेम बनेगी, और डायरेक्शन अगर सबकी सेम है तो वो सब ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी हमें 4V मिल जाएगी। मतलब जितने ज़्यादा हम सर्कुलर लूप लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। तो यही जो प्रिंसिपल है ये सोलेनॉइड का है। सोलेनॉइड क्या होता है उसकी बात करते हैं। अब बहुत सारी सर्कुलर टर्न्स ले लीजिए, सर्कुलर टर्न्स कॉपर वायर की बनी हुई, इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड मतलब उसके ऊपर किसी इंसुलेटर की
कोटिंग हुई हो, ऐसा कोई कॉपर वायर ले लीजिए और उसे जैसे कोई सिलेंड्रिकल शेप में कुछ भी चीज़ लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके ऊपर उसे वायर को लपेट दीजिए, बहुत सारी कॉइल लपेट दीजिए। मान लिया आपने n नंबर ऑफ कॉइल्स लपेट दी, तो उसके बाद जो हमें उसमें करंट पास करने पे जो हमें डिवाइस मिलता है उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, ए कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर ही हो गया ना ये, आप जैसे इस पर लपेटेंगे तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये हमें सोलेनॉइड मिल जाएगा। मैं आपको एक बार, मेरे पास कोई वायर है नहीं अभी, एक मिनट। जैसे आपका ये वायर है, इसको आप इस तरीके से लपेट दें तो आपको सोलेनॉइड मिल जाता है। इस तरीके का वायर किसी सिलिंड्रिकल शेप में लपेट दें तो ये आपको होता है सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के फायदे क्या हैं कि जैसे आपने एक सर्कुलर टर्न थी आपके पास, तो आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी बी। अब आपने मान लीजिए 100 सर्कुलर टर्न्स लगा दी, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितनी मिल रही है, 100 बी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है एक सोलेनॉइड बनाने से। इसकी और प्रॉपर्टीज देखें इसकी क्या होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक सोलेनॉइड की, वो एक बार मैग्नेट की तरह ही सिमिलर होती हैं। और अंदर जो हमें इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जैसे बार मैग्नेट में क्या अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती थी वो यूनिफॉर्म होती थी। मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इस तरीके से बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं अंदर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पे कोई किसी भी रीजन है, जैसे आपका ये रीजन है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल यूनिफॉर्म हो। मतलब आप कोई भी पॉइंट लें इस बॉक्स के अंदर, वहाँ पर हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की, तो सबके बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसी फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनॉइड के अंदर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं वो यूनिफॉर्म मिलती हैं। और अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें सोलेनॉइड के अंदर, तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए अभी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव बना दिया, तो ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। पहला नंबर ऑफ टर्न, जो मैंने बता दिया कि आप जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो क्लियर हो गया। दूसरा है करंट इन द कॉइल्स। जैसे ही आप करंट बढ़ाएंगे, करंट के साथ जैसे मैंने बताया था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, अगर जैसे आप करंट बढ़ाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी रेशियो में बढ़ती चली जाती है। तो एक पॉइंट हो गया हमारा, दूसरा हो गया। तीसरा है नेचर ऑफ कोर। जैसे आपके पास एक सोलेनॉइड है, अगर आप इसके अंदर कोई सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल डाल दें तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर डालने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड क्यों बढ़ती है उसकी बात करता हूँ मैं। लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट आयरन, स्टील ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, पर फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि एक मैग्नेट को ही अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये आयरन, स्टील या और भी जो चीज़ें हैं ये भी एक मैग्नेट होनी चाहिए, तभी ये अट्रैक्ट कर सकती है। तो आप देखोगे अगर आप जैसे दो मैग्नेट को एक पास रखते हो तब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं या रिपेल करती हैं, पर आप दो आयरन नेल्स को एक साथ रखते हैं तब तो वो कभी अट्रैक्ट नहीं करती। मीन्स उनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो हैं, पर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब आती हैं उनकी, जब वो दूसरी मैग्नेट के पास रखी हो तभी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करती हैं। अब क्या है कि जैसे मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर, तो सोलेनॉइड की क्या खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी सोलेनॉइड की। तो ये जब मैंने सॉफ्ट आयरन कोर रखी सोलेनॉइड के अंदर, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड है वहां पर, तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, मैग्नेट बन जाएगी। सॉफ्ट आयरन कोर बिकम्स मैग्नेट। जैसा कि आप एक लोहे की कील रखते हैं एक एक्सटर्नल मैग्नेट के पास, तो वो अट्रैक्ट करती है, क्यों, क्योंकि लोहे की कील भी एक मैग्नेट बन गई होती है। तो ऐसे ही जब आपने ये रखी सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर, तो ये भी एक मैग्नेट बन गई। अब हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की कौन सी होगी, एक तो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड
सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। अब हमारे पास टोटल जो है बढ़ गई मैग्नेटिक फील्ड, पिछले केस में जो थी उससे ज्यादा बढ़ गई। तो ये इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लगाते हैं एक सोलेनोइड के अंदर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके से सोलेनोइड ही है, बस सोलेनोइड के अंदर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। अब क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर का मतलब क्या है? क्या ये सॉफ्ट है? नहीं, इसका सॉफ्ट का मतलब है कि जैसे मटेरियल्स होते हैं, एक मिनट, आपके पास मटेरियल्स होते हैं ऐसे जो अगर आप उन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाएं, मतलब उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जैसे ये मैग्नेट, आपने एक लोहे की कील रखी इसके पास, तो ये जल्दी ही मैग्नेट बन जाए, मतलब मैग्नेटाइजेशन जल्दी हो जाए, मैग्नेटाइजेशन, इजी मैग्नेटाइजेशन हो जाए इसका। और अगर आप इस मैग्नेट को हटाएं इस कील के पास से तो फिर से ये वापस नॉर्मल कील बन जाती है, तो उसको बोलते हैं डीमैग्नेटाइजेशन, और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं जिसमें इजी मैग्नेटाइजेशन हो और इजी डीमैग्नेटाइजेशन हो, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड हटाते हैं, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड हटाई तो ये कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी देर तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में थे ये, तब तक तो इनके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी, पर जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ली, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं एकदम से खत्म हो जाती हैं। ये अपने अंदर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं रखते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के जाने के बाद। जब तक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है ये, तब तक ही ये प्रॉपर्टीज रखेंगे। डू नॉट रिटेन the soft magnetic materials do not retain magnetic properties after removal of external magnetic field। तो समझ में आ गया सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, कि जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएं, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएं, और एक्सटर्नल फील्ड हटाने के बाद में इनके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रह जाए। और वहीं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, इतनी जल्दी मैग्नेटाइजेशन नहीं होता उनमें, मतलब आपने रखी कोई लोहे की कील, मतलब कोई दूसरी कील रखी आयरन के एक मैग्नेट के पास में, तो बहुत लेट से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी, बहुत देर में वो अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, और उसके बाद में एक बार उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई, उसके बाद वो जाती नहीं है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आसानी से। वो जैसे आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा ली तब भी उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती हैं। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसका एग्जांपल है स्टील और एक अल्नीको होता है, ये एक तरीके का अलॉय है। तो अब देखिए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है कि जैसे ही आपने जल्दी मैग्नेटाइज हो गए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाई, और कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर नहीं रखते मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद में। जबकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, देरी से मैग्नेटाइज होंगे, और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी उसके बाद भी इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रह रही है। तो आप सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के काम में ले सकते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट मतलब जब तक आपको जरूरत है तब तक आपकी मैग्नेट रहेगी, जैसे ही आपकी मैग्नेट की जरूरत नहीं है वो एक फिर से एक वैसा ही लोहा या कोई भी ऐसा मटेरियल बन जाएगा। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है, जब आपको परमानेंट मैग्नेट बनानी हो, एक ऐसी मैग्नेट बनानी हो जो हमेशा मैग्नेट रहे, आपको फिर दोबारा उसके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगानी पड़े, मतलब परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आ जाएंगे, जैसे स्टील का यूज किया जाता है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए। यही है हमारा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। और इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम कई जगह यूज करते हैं। एक अगर आपकी आंख में कुछ गिर जाए, जैसे कोई मेटेलिक, कोई छोटी सी मेटेलिक चीज गिर गई, तो आपकी आंख साफ करने के लिए जो डॉक्टर लगाते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना के उसको आपकी आंख के पास में लगाते हैं, जिससे कि वो अंदर से अट्रैक्ट कर ले जो मेटेलिक चीज थी, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होती है। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत आंख में से वो चीज निकालने में थी, अगली बार जरूरी थोड़ी ना हमें उतनी मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है अगले काम के लिए, तो हमने उसे टेम्परेरी मैग्नेट का यूज करेंगे वहां पर हम, और बाद में जितनी हमें मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है दोबारा से हम उतनी बना लेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर्स यूज करी जाती है।
अब बात करते हैं अगला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जब आपके पास कोई वायर है, इसमें क्या करंट फ्लो हो रही है, और आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये नॉर्थ ये साउथ, तो ये वायर पे क्या है, एक फोर्स लगेगा, वायर पे क्या है, एक फोर्स लगेगा, और वही है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और ये क्यों लगता है फोर्स, जैसे वायर करंट फ्लो कर रहा है तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जिसमें मैंने बताया था करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग वायर्स प्रोड्यूस देयर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जैसी भी डायरेक्शन हो इसकी। और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से लगी हुई है, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल आपने लगा रखी है, और एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई जो वायर ने बनाई, करंट कैरिंग वायर ने बनाई। दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी। एक इसका कोई साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, इस मैग्नेट का कोई साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, दोनों एक दूसरे को या तो रिपेल करेंगी या अट्रैक्ट करेंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन देखने को मिलेगा, और रिपल्सन कुछ तो देखने को मिलेगा दोनों में से, क्योंकि दो मैग्नेट हैं अलग अलग। तो यही है, फोर्स लगता है, एक वायर पर फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड होंगी, इसी वजह से एक वायर फोर्स फील करता है। अब बात आती है कि भाई जैसे कि वायर जो है मूव करने लगेगा, अगर इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो मूव वायर ही क्यों करता है, जो चीज मैग्नेट जिसकी वजह से हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है वो क्यों नहीं मूव कर रही। तो इसका रीजन है F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जिस चीज का मास, फोर्स तो दोनों पे सेम ही लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, फोर्स तो जितना ये मैग्नेट इस पे लगाएगी उतना ही ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी इस पे लगाएगी, तो फोर्स तो दोनों केसेस में सेम है। अब मास जिस चीज का ज्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा फॉर अ फिक्स्ड फोर्स, और जिसमें मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मोस्टली केसेस में जो है वायर का मास कम होता है, इसलिए वायर मूव करता है, एक्सेलरेशन वायर में ज्यादा आता है, ना कि जिस मैग्नेट में, बड़ी मैग्नेट में, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। तो डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्शन क्या रहेगी, जो वायर पे फोर्स लग रहा है, वायर मूव करेगा किसी डायरेक्शन में, तो वायर की मूवमेंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, तो वो आती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। अपने लेफ्ट हैंड को मिडिल फिंगर, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर को 90 डिग्री पे रखिए, जैसे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तीनों आपस में 90 डिग्री पे रहें। और उसके बाद में जो थंब है आपका, ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये जो आपकी फोर फिंगर है ये दिखाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं बोर्ड में इस तरीके से बाहर से तो निकाल के नहीं बना सकता, तो मैं इसलिए थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूँ। अब ध्यान रखिएगा कि दोनों तीनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे, मैं बोर्ड में बाहर निकाल के नहीं बना सकता, इसलिए मैंने इस तरीके से ऐसा बना दिया है। मैं यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल बना देता हूँ। और जो आपकी मिडिल फिंगर है ये कैसे रिप्रेजेंट करेगी, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स में भी बहुत बार आता है। तो हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और हमारे मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, करंट की डायरेक्शन पता है, तो हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वायर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम पता कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसके। और एक और रूल है, ये मुझे थोड़ा सा मतलब फिंगर से एडजस्ट करने में थोड़ा आलस आता है, तो एक और रूल है राइट हैंड पाम रूल, वो मैं भी आपको एग्जांपल्स में बताता हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ रहेगा, इधर जा रही है तो साउथ पोल ये रहेगा। अब वायर में करंट फ्लो कर रहा है अपवर्ड्स, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो निकालिए। ये कैसे रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। ये रिप्रेजेंट करती है करंट को, करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, और मेरा थंब किधर जा रहा है, बोर्ड में अंदर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा वायर पर, अंदर की तरफ।
ये क्रॉस का रिप्रेजेंट करता है इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर और बोर्ड जो भी है। तो जैसे वायर अगर इस तरीके से रखा है तो अंदर की तरफ जाएगा, ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। अब राइट हैंड पाम रूल से बताता हूँ मैं। ये क्या है, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए। ये जो आपका थंब है इसको रखिए आप करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आपका जो पाम होगी, जो आपकी हथेली होगी, वो डायरेक्शन देगी फोर्स की, इस डायरेक्शन में वायर मूव करेगा। तो इधर देखिए, करंट की डायरेक्शन थंब रख लिया करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ टू साउथ, मतलब इस तरह इधर है, अपनी फिंगर्स रख ली मैंने उस डायरेक्शन में। तो मेरी जो हथेली है वो किधर जा रही है, बोर्ड में अंदर की तरफ। यही सेम फोर्स हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल से आया था, यही सेम फोर्स की डायरेक्शन हमें मिल गई राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल ये थोड़ा इजी लगता है, इसमें इतनी ज़्यादा अपनी फिंगर से एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, सीधा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में आपकी हथेली रहेगी उस डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल जाएगा। अभी मैं अगर इस वायर की जो है डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर दूं, नीचे की तरफ कर दूं, तो किधर मिलेगी। पहले निकालते हैं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट हुई है, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है। अब मेरा अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा वायर पे, जैसे यहाँ रखा है वायर, बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ वाली फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से, बाहर की तरफ आएगा। अब यही सेम चीज राइट हैंड पाम रूल से देखें, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने अपनी फिंगर्स रख ली, और मेरी हथेली किधर है, बाहर की तरफ है, फोर्स कैसा लगेगा, बाहर की तरफ, दोनों से आ गया बाहर की तरफ। ये थोड़ा इजी रहता है। और कुछ और केस देखते हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अब बताइए, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। तो आपके करंट की डायरेक्शन जो होगी, करंट की डायरेक्शन होगी ये, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ है। अब राइट हैंड पाम रूल लगाइए, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हमारा फोर्स क्या है, अंदर की तरफ। सेम लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन देखो, अब ये थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है ना एडजस्ट करने में। करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ है, मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कुछ भी दिया हो, आसान है, कोई इतना भारी चीज है नहीं। तो क्या देखा हमने, फोर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग conductor placed in a magnetic field experiences some force. This force due to which there is a movement in conductor. अब इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ है, क्यों, कहाँ यूज होता है ये, तो इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर, इसकी वर्किंग डिफाइन करेंगे, देखेंगे, और सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये। प्रिंसिपल इसका सेम यही है, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस सम फोर्स एंड ड्यू टू दैट फोर्स द कंडक्टर मूव्स। ये होगा इसकी प्रिंसिपल। अब इसकी वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स लिखे थे मैंने, अब इसको भी मिटा रहा हूँ मैं।
ये हमारी दो मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, बीच में हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दी। ये मेरे कार्बन ब्रशेस, इसको ज्वाइन कर दिया एक बैटरी से। ये मान लीजिए ए बी सी डी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। ये मेरी हॉर्स शू टाइप मैग्नेट, दो एंड है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये रेक्टेंगुलर कॉइल, ये होता है कम्यूटेटर। ये आप एक बार देख लेना, मुझे इतना श्योर नहीं, उसे कम्यूटेटर ही बोलते हैं। और ये है कार्बन ब्रश, ये हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल। अब इसमें देखिए होता क्या है, इसकी वर्किंग में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो नॉर्थ से साउथ, मतलब इस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट भी फ्लो होगा, जैसे कि डीसी बैटरी हमने लगा रखी है, तो यहाँ से करंट जाएगा। इसमें क्या है, पहले करंट यहाँ होगा ऊपर की तरफ, यहाँ से जाएगा करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आएगा, यहाँ से जाते हुए इधर की तरफ आएगा। अब बात करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा, कोई मूवमेंट होगी इस रेक्टेंगुलर कॉइल में, तो निकालिए। मैग्नेट करंट की डायरेक्शन में हमने अपने थंब रख लिया, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने अपनी फिंगर्स रख ली। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये करंट की डायरेक्शन ये, तो मेरा हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इस यहाँ पर आई, इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की तरफ जो है एक फोर्स लगेगा इस कॉइल पर। सेम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ, करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो मेरा जो मेरी हथेली है वो बाहर की तरफ आ रही है, मतलब एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और बीच में एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो आप देखिए, जब आप ये कोई नोटबुक है आपके पास रेक्टेंगुलर, बीच में अगर इसको आप फिक्स कर दें और यहाँ इस एंड पर लगाया जाए फोर्स बाहर की तरफ और इस पर अंदर की तरफ, जैसे कि मैं अभी लगा रहा हूँ, तो ये घूमना शुरू करेगी ना, इस तरीके से घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी। ऐसे ही ये रेक्टेंगुलर कॉइल मोशन करेगी, घूमती रहेगी इस तरीके से, मतलब इसकी घूमने की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इस तरीके से घूमती रहेगी। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग है। जब ये एंड इधर आएगा, जब ये वाला एंड इधर आएगा, तो डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें ऊपर की तरफ हो जाएगी, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इस एंड पे ए बी जो है इसमें हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगी। तो ये इस तरीके से मूव करती रहेगी कॉइल, और यही हमारी एक मोटर में होता है। जैसे आपने देखी होंगी मोटर जो चलती हैं ट्यूबवेल वगैरह में जो यूज़ होती हैं, वो अंदर उनमें एक चीज़ घूमती रहती है, जिसकी वजह से हमें, जैसे ये मोटर है, या ट्रैक्टर में भी जो होता है, जैसे मोटर उस पर कुछ लगा हुआ होता है, इसकी हेल्प से ये घूमता रहता है। ये मोटर से कनेक्ट किया और इसको आप अपने ट्यूबवेल वगैरह में लगा सकते हैं, तो यहाँ से ये घूमता रहेगा। और ये फैन में लगी हुई होती है, ये भी एक मोटर है, इसी वजह से फैन के ब्लेड्स घूमते रहते हैं। यही सेम वर्किंग है। तो ये था प्रिंसिपल मोटर का, मैंने बता ही दिया। ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है कि हम दो हॉर्स शू टाइप मैग्नेट लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखेंगे, कम्यूटेटर से ज्वाइन हो जाती हैं वो कार्बन ब्रश की हेल्प से, एक बैटरी से, और जब करंट फ्लो करते हैं तो उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है हमें। ये हो गई इसकी वर्किंग। और इसके एप्लीकेशंस तो मोटर की आपको पता ही है, बहुत जगह यूज होती है मोटर। तो ये हो गया हमारा ये पार्ट। अब बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसके सर्किट्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले एक लाइव वायर आता है जिसकी वोल्टेज रहती है 220 वोल्ट,
और एक दूसरा वायर रहता है न्यूट्रल वायर, जो 0 वोल्ट पर रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कोई बल्ब आप कनेक्ट करें तो एक तरफ लाइव वायर रहता है, एक तरफ, दूसरी तरफ न्यूट्रल वायर है। 220 वोल्ट पर रहेगा, ये 0 वोल्ट पर रहेगा, दूसरा न्यूट्रल वायर रहता है। सबसे पहले एक फ्यूज लगा होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है फ्यूज, इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे क्या होता है फ्यूज। उसके बाद मीटर लगा हुआ होता है हमारा, जिसमें रीडिंग्स आती हैं हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज हुई है, और ये KWH में रहती है, किलोवाट आवर्स में। और यही हमारे मंथली इलेक्ट्रिसिटी हमने कितनी यूज करी है उसका प्राइस बताता है हमें। उसके बाद होता है हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें हम MCBs वगैरह लगाते हैं। और वो MCB समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना होगा, वो आपके सिलेबस में अभी है नहीं। फिर उसके बाद ये वायर्स जाते हैं, जैसे कि हमारे घर में जो होती है पैरेलल कनेक्शंस होता है, तो उसके लिए हर जो डिवाइस है उसको 220 पोटेंशियल मिलना चाहिए। तो जैसे ये वायर चला गया लाइव वायर, अब ये हर डिवाइस से कनेक्ट रहेगा। जैसे ये बल्ब हो गया, उसके बाद एक रेफ्रिजरेटर हो गया, एक वॉशिंग मशीन ली और एक सॉकेट लिया है, सारे 220 वोल्ट पे कनेक्ट है। और नीचे दूसरा एंड जो होगा उनका 0 वोल्ट से कनेक्ट रहेगा एक न्यूट्रल वायर से, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है। पहला एंड 220 वोल्ट लाइव वायर से, दूसरा एंड 0 वोल्ट न्यूट्रल वायर से कनेक्ट है दोनों का। अब आप देख पा रहे होंगे बल्ब में तो हमें जरूरत नहीं है, और जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया और ये सॉकेट हो गया, इसका हमने अर्थिंग दे रखी है। एक तीसरा वायर लगा रखा है अर्थिंग वायर, जिसे ग्राउंड वायर भी कहते हैं। इसका क्या यूज है इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। उससे पहले हम जान लें कि हमने जो पैरेलल कनेक्शन कर रखा है यहाँ पर, हमारे जो डोमेस्टिक सर्किट्स में होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। तो वो पैरेलल कनेक्शन ही क्यों किया जाता है? तो पैरेलल कनेक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि जैसे हम घर में हमारे जितने भी डिवाइस हैं सबको सेम पोटेंशियल की जरूरत होती है 220 वोल्ट की। अब क्या है सेम पोटेंशियल मतलब, जैसे आप एक बल्ब ले रहे हैं तो बल्ब में हो सकता है 1 एम्पियर करंट की जरूरत है, वहीं अगर आप एक AC चला रहे हैं उसमें हो सकता है 5 एम्पियर करंट की जरूरत हो। मतलब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है उतनी ज़्यादा एक डिवाइस को करंट की जरूरत होती है। अब करंट सबको सेम नहीं चाहिए, करंट सब डिवाइसेस को अलग अलग चाहिए, और वो करंट किस पर डिपेंड करता है? डिवाइस के रेजिस्टेंस पर। अब आपने अगर सीरीज सर्किट बना दिया कर दिया अपने घर में, तो सबको चाहिए तो अलग अलग करंट। अब उस केस में क्या है कि एक जो छोटा सा 10-20 वाट की जो LED लाइट होती है उसको भी उतना ही करंट मिलेगा जितना कि एक बहुत बड़े फ्रिज को, AC को और हीटर को मिल रहा होगा। तो सारे डिवाइस मतलब सही से वर्क नहीं कर पाएंगे और सब डिवाइस खराब हो जाएंगे। तो इसलिए हम अपने घर में पैरेलल कनेक्शन करते हैं। और एक और रीज़न ये भी है कि अगर हम सीरीज सर्किट करेंगे तो सारे डिवाइस एक साथ कनेक्ट होंगे और हम सबको अलग अलग स्विच नहीं दे सकते। कि जैसे अभी क्या है इस रूम में कि हमारी जो LED लाइट है उसका स्विच अलग है, फैन का स्विच अलग है, पर अगर सीरीज सर्किट होता तो सबका स्विच अलग नहीं होता। हम लगा भी सकते तो बस एक स्विच लगा सकते सारे डिवाइस के लिए। अब उसी में हमारी लाइट भी बंद हो जा रही है, उसके साथ ही हमारा फैन बंद हो जा रहा है, किस काम का है ये? तो इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं बजाय कि सीरीज कनेक्शन के। उसके बाद हम बात कर रहे थे अर्थिंग की। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग एक तरीके से एक सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होता है। एक मिनट ऊपर का पार्ट मिटा देता हूँ। अर्थिंग सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज होता है, जिससे कि जैसे उसमें जो सर्किट बनाया था पहले मैंने, उसमें जो अर्थिंग करी थी हमने, जो डिवाइसेस होते हैं बड़े, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, ऐसे डिवाइस के लिए अर्थिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बल्ब हम डेली तो छूने नहीं जा रहे, बल्ब या कोई और छोटी चीज़ हो गई, फैन को भी हम डेली नहीं छू रहे, तो इनके लिए अर्थिंग की जरूरत नहीं है। पर एक रेफ्रिजरेटर हो गया, एक वॉशिंग मशीन हो गई, ये चीज़ें तो हम टच करते हैं, हमें इन्हें डेली टच करना पड़ता है, तो इनके लिए हम अर्थिंग यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे कि इसके कनेक्शन हो रखा है, एक होगा लाइव वायर, एक होगा न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर को भी इग्नोर कर देते हैं। तो लाइव वायर है, पर जैसे ही कभी इसकी अंदर जा रहा है, ये इसके सर्किट में जाएगा, मेन सर्किट जो होगा रेफ्रिजरेटर का। पर अगर इसके यहाँ से मान लीजिए अंदर या ऊपर ही सरफेस पर इसकी अर्थिंग जो इंसुलेशन है, वायर की इंसुलेशन खराब हो गई, मतलब वायर छिल गया, तो ये करंट क्या है, जो इसकी मेटेलिक बॉडी है, बॉडी जो होती है रेफ्रिजरेटर की मेटेलिक होती है, तो ये सारा करंट मेटेलिक बॉडी पर आ जाएगा। और जैसे ही कोई पर्सन इस फ्रिज को टच करेगा, रेफ्रिजरेटर को टच करेगा, तो उसके एक भारी करंट लगेगा, क्योंकि 220 वोल्ट पर है ये। और जैसे ही कोई पर्सन टच करेगा तो उसकी बॉडी से होता हुआ जो करंट है वो ग्राउंड पे चला जाएगा। मतलब 220 वोल्ट पे ये रेफ्रिजरेटर है, 0 वोल्ट पे उसके पैर हैं,
तो मतलब पूरा सर्किट बन जाएगा और उससे पर्सन को बहुत भारी करंट लगेगा, और एक पर्सन मर भी सकता है, इतना करंट लगेगा। पर अगर हम अर्थिंग कर दें, मतलब ऐसा कुछ बना दें कि जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी से एक वायर कनेक्ट करें जो कि अर्थ, दूसरा एंड उसका अर्थ से कनेक्ट हो 0 वोल्ट से। तो जैसे ही यहाँ से करंट जो लीक हो रहा है, वो करंट एकदम से इस वायर से होता हुआ अर्थ पे चला जाएगा, 0 वोल्ट पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट के पास पहले क्या रास्ता था कि करंट इसके रेफ्रिजरेटर के मेन सर्किट में जाए, वहां बहुत हैवी रेजिस्टेंस है, उसके बाद में फिर न्यूट्रल वायर से बाहर निकलेगा। पर अभी क्या है, हमने क्या किया, एक अर्थिंग का वायर दे दिया, तो करंट जो सारा लीक हो गया था इस रेफ्रिजरेटर की बॉडी पर, अब वो इस अर्थ वायर से होता हुआ 0, मतलब बहुत कम रेजिस्टेंस पाथ मिला इसे, और इससे होता हुआ ये ग्राउंड तक चला जाएगा अर्थ वायर की हेल्प से। अब क्या है, जैसे कोई पर्सन इस रेफ्रिजरेटर को छू भी रहा है तो उसको कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि उसके पास पहले ही सर्किट कंप्लीट हो चुका है एक लो रेजिस्टेंस पाथ की वजह से। और क्या होगा, जैसे कि पहले हाई रेजिस्टेंस था सर्किट का, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर के सर्किट का रेजिस्टेंस था मान लीजिए 500 ओम्स। अब कितना हो गया, अब मतलब जैसे सीधा वायर से जा रहा है तो मान लीजिए 1 ओम या 2 ओम इतना बचा बस। अब उसका अगर निकालें हम करंट कितना, पिछले केस में कितना था, 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट था और रेजिस्टेंस था 500 ओम, तो करंट आ गया हमारा मान लीजिए 0.5 अप्रोक्सीमेट। अब दूसरे केस में जहाँ रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम ही रहेगा, पर फिर भी मैं मान लेता हूँ 1 ओम है, तो करंट हो गया 220 एम्पियर। ये बहुत ज़्यादा करंट है, इसकी वजह से जो है ना फ्यूज जो लगा हुआ होगा वो फ्यूज ब्लो हो जाएगा और सर्किट में जो है ना करंट आना बंद हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें अपना डिवाइस रिपेयर करने की जरूरत है, और इससे पर्सन भी बच जाएगा जिससे उसको करंट नहीं लगे। तो यही मैंने यहाँ वर्डिंग में लिख रखा है, अर्थिंग इज यूज्ड फॉर सेफ्टी डिवाइसेस। If the insulation of live wire breaks, then there will be leakage of current to metallic body. If someone touch the metallic body, then person can get use electric shock. जो मैंने बताया कि अगर यहाँ करंट लीक हो रहा है मेटेलिक बॉडी को, तो कोई इंसान उसको टच करेगा तो उससे करंट लग सकता है। बट इन अर्थिंग प्रोसेस ए वायर इज कनेक्टेड टू मेटेलिक बॉडी एंड अदर एंड इज at 0 volt earth. So if there is any leakage of current, then all the current will pass through the earth wire because it provide low resistance path. जैसे मैंने बताया इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रहेगा, बजाय कि जब करंट जा रहा था इसके रेफ्रिजरेटर के मेन सर्किट में उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो ये लो करंट जो है हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रेफर करता है, तो ये लो रेजिस्टेंस पाथ है, सारा करंट इधर होकर निकल जाएगा। एंड ड्यू टू वेरी हाई करंट, जैसे कि रेजिस्टेंस कम है करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ड्यू टू वेरी हाई करंट फ्यूज विल ब्लो ऑफ, तो हमारे इस सर्किट में करंट ही आना बंद हो जाएगा, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि हमारे सर्किट में कुछ खराबी है, हमारे डिवाइस में कुछ खराबी है, हमें अब इस डिवाइस को रिपेयर करने की जरूरत है। तो इस तरीके से हमारी अर्थिंग काम करती है। तो ये उन डिवाइसेस के लिए ज़्यादा जरूरी है जिन्हें हमें रेगुलरली टच करना पड़ता है, जो मेटेलिक बॉडी जिनकी होती है। अब ट्यूबलाइट को तो हम टच नहीं कर रहे और फैन को तो हम टच नहीं कर रहे इतना, पर क्या है कि जैसे हीटर होता है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, केटल होती है हमारी, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर, ऐसी चीज़ें जो हैं उन्हें हमें डेली टच करना पड़ता है, तो उनके लिए अर्थिंग नेसेसरी है। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग क्या होता है? ओवरलोडिंग जैसे कि नाम से समझ आ रहा है कि जब जितनी डिजायर्ड लिमिट या जितनी एक्सपेक्टेड लिमिट है उससे ज़्यादा अगर करंट पास होगी सर्किट में तो वो ओवरलोडिंग हो जाती है। जैसे कि करंट वायर जो होते हैं हमारे घर में दो तरह के होंगे, आपने देखा होगा, जो मेन सप्लाई सारे होते हैं वो मोटे वायर होते हैं, मोटे वायर, और जो छोटे छोटे जैसे कि जिनसे हमारे फैन से कनेक्ट हैं, ट्यूबलाइट से कनेक्ट हैं, वो बहुत पतले वायर होते हैं, वो 5 एम्पियर लिमिट होती है। बड़े मोटे वाले वायर जो हैं उनकी 15 एम्पियर के अराउंड लिमिट होती है, क्योंकि जो मोटा वायर है वो महंगा मिलता है और जो पतला वायर है वो सस्ता होता है। तो इसके लिए हमें मतलब जहाँ पर हमें ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम पतले वायर लगा देते हैं, लो रेजिस्टेंस वायर, जिससे कि हमारा थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी रहे, और यहाँ ज़रूरत है भी नहीं जिन चीज़ों में उसमें क्यों लगाने। तो अब जैसे कि ये हमारा 5 एम्पियर वायर था, ये हमने किस लिए लगाया गया था कि ताकि बस हम एक ट्यूबलाइट जलाएं, एक फ़ैन चलाएं, या कोई कम रेजिस्टेंस की कम करंट वाली चीज़ें हम चलाएं। पर अगर मानिए अगर इसी से आपने इस वायर से आपने AC कनेक्ट कर दी, 5 एम्पियर इसकी लिमिट है और AC ले रही है 10 एम्पियर करंट, बहुत ज़्यादा करंट ले रही है, तो हीट इफेक्ट उसमें ज़्यादा बढ़ेगा। अब ये क्या है, वायर लेस हीट इफेक्ट झेल पाएगा, उसके ऊपर ये जल जाएगा। तो जैसे हमने एक AC कनेक्ट कर दी 10 एम्पियर की इस वायर से, तो इसके लिए ओवरलोडिंग हो गई, जितना करंट ये झेल सकता था वायर उससे ज़्यादा इससे करंट पास हो रहा है, तो ये वायर जल जाएगा। तो इसे ही कहते हैं हम ओवरलोडिंग। अब रीज़न क्या हो सकते हैं ओवरलोडिंग के? एक रीज़न तो ये हो गया कि हम
ज़्यादा करंट वाली चीज़ें, जिन चीज़ों को ज़्यादा करंट रिक्वायर्ड रहता है वो चीज़ें हम उस सर्किट में कनेक्ट कर दें। और दूसरा रीज़न है कि जैसे एक वायर जा रहा है, यहाँ मैंने बना रखा है, वायर जा रहा है, एक लाइव वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा, और ये एक बल्ब से कनेक्ट है। अब बल्ब का रेजिस्टेंस मान लिया 100 ओम। जब पहले नॉर्मली ये ग्लो कर रहा है तब इसका करंट पास हो रहा है 2.2 एम्पियर। अगर यहाँ कहीं बीच में इंसुलेशन हट जाए, इंसुलेशन अगर डैमेज हो जाए लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर का, जो ऊपर प्लास्टिक लगी होती है वो हट जाए, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। आपस में कनेक्ट हो गए तो करंट आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि करंट चूज करता है सबसे लो रेजिस्टेंस वाला पाथ। अब यहाँ तो 100 ओम का रेजिस्टेंस था, तो इसे पहले जाना पड़ रहा था, मजबूरी थी इसकी। पर अगर ये इंसुलेशन ब्रेक हो गई तो ये इसका रेजिस्टेंस जो है वायर का होगा मान लीजिए 0.001 ओम, तो ये इसी पाथ से वापस आ जाएगा। क्यों जाएगा आगे, जब इसे ज़्यादा कम रेजिस्टेंस वाले पाथ में आने को मिल रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले पाथ में जाएगा ही नहीं। रेजिस्टेंस 0.001 ओम हो गया, तो ये आगे जाएगा ही नहीं, पीछे यहीं से वापस लौट आएगा। अब करंट देखिए सर्किट में कितना होगा। पिछले केस में रेजिस्टेंस 100 ओम था तो हमें 2.2 एम्पियर करंट मिल रहा था। अभी रेजिस्टेंस हो गया 0.001 ओम, तो करंट हमें मिल रहा है 2,20,000 एम्पियर। कितना ज़्यादा करंट है। लिमिट होती है वायर्स की 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पियर तक हो जाएगी। इससे ऊपर की लिमिट के जो वायर हैं वो घर में हम यूज़ नहीं करते। अब इतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वायर जल ही जाएगा। क्यों जल जाएगा, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हीट प्रोड्यूस्ड इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। मतलब जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी। अब करंट पहले 2.2 था, 2 एम्पियर था, अब ये हो गया 2 लाख। कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एकदम स्पार्क होगा और करंट वायर जो है पूरा जल जाएगा। ये होता है ओवरलोडिंग की वजह से। इसे हम शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ये क्या है हमारा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब जब इंसुलेशन खत्म हो जाने के कारण, इंसुलेशन डैमेज हो जाने के कारण लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से जितनी भी आपने देखा होगा घरों में आग लग गई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, वो सारी शॉर्ट सर्किट की वजह से ही लगती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वायर जो है अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे उसकी इंसुलेशन खराब नहीं हो, और एक डिजायर्ड लिमिट पे ही चलाया जाए। कि आप ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा 5 एम्पियर का आपने वायर लगा रखा है, उसके बाद चीज़ें उसमें लगा दी 10 एम्पियर 15 एम्पियर की, तो वो एक एक्सपर्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रीशियन, वो देखते हैं ये चीज़ कितने एम्पियर की इसमें ज़रूरत है, तो कौन सा वायर लगाया जाना चाहिए। जो मैंने बताया टू मैनी अप्लायंसेस कनेक्टेड इन अ सिंगल सॉकेट, जैसे कि आपके पास जो होता है एक्सटेंशन कॉर्ड होता है, उसमें बहुत सारे स्विच लगे हुए होते हैं। अब ये आ तो रहा है एक पतले वायर से, जिसकी लिमिट मान लीजिए 10 एम्पियर है, उसमें 4-5 स्विच होते हैं। आपने एक में कनेक्ट कर दिया रेफ्रिजरेटर, एक में कनेक्ट कर दिया AC, एक में कनेक्ट कर दिया वॉशिंग मशीन, तो टोटल करंट जो है 50 एम्पियर के आसपास इसे लेना पड़ेगा। अब जब इतना ज़्यादा करंट ले रहा है, लिमिट 10 एम्पियर है, तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और स्पार्क हो जाएगा इसमें। हीट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जल जाएगा। तीसरा है सडन हाइक इन वोल्टेज। कभी कभी ट्रांसफार्मर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो ज़्यादा वोल्ट, कभी कम वोल्ट, कभी ज़्यादा वोल्ट भेजने लगता है वोल्टेज। तो जब जैसे ही ज़्यादा, हमारा जो फॉर्मूला है हीट का I स्क्वायर आर टी है, इसको अगर मैं आई को वी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर टी। तो जो हमारा हीट प्रोड्यूस है वो वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है। तो जैसे ही अगर ट्रांसफार्मर ने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वाला करंट भेजा हमारे पास, तो उस केस में भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो उससे भी आग लगने का, जो वायर है उनमें जलने का खतरा होता है। तो ये हो गया हमारा ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट भी मैंने आपको बता दिया। अगली चीज़ है सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज़। आपने कई बार देखा होगा फ्यूज़ लगा हुआ होता है, कई चीज़ों में होता है। जैसे जो हमारे कई कॉस्टली चीज़ें होती हैं उनमें फ्यूज़ लगा देते हैं हम, जिससे कि हमारा ज़्यादा करंट आने पर हमारा जो डिवाइस है वो बच जाए। आप कभी इन्वर्टर में देखेंगे तो उसमें भी पीछे की तरफ एक इस तरीके से एक निप होती है, उसे आप खोलें तो उसके अंदर फ्यूज लगा हुआ होता है। बहुत सारी चीज़ों में लगा हुआ होता है ये। तो इसका काम क्या होता है, इसका काम है कि हमारे सर्किट को ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट से बचाए। जैसे ही एक लिमिट से ज़्यादा करंट पास हो, जैसे मैंने यहाँ लगा रखा है, ये वायर है मेरा, इसमें मैंने फ्यूज लगा दिया 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, और ये फ्यूज, ये हो गया फ्यूज का सिंबल है, ये 5 एम्पियर इसकी लिमिट है। 5 एम्पियर लिमिट है, मतलब कि जैसे ही इसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा, इस फ्यूज में 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट पास होगा तो ये जो है इसका अंदर जो वायर है वो जल जाएगा।
जल क्यों जाएगा? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और लो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा ये जो फ्यूज है हमारा। तो जैसे ही मैंने यहाँ कनेक्ट कर रखी है, मैंने एक टीवी कनेक्ट कर रखी है जिसकी टीवी की लिमिट है 4 एम्पियर है। अगर 4 एम्पियर से ज़्यादा इसमें करंट पास हो टीवी में, नहीं इसे 6 एम्पियर, अगर 6 एम्पियर लिमिट है कि 6 एम्पियर से ज़्यादा इसमें टीवी में करंट पास होगा तो टीवी खराब हो जाएगी। तो हम उस वायर में एक 5 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे। तो जैसे ही करंट हमारा 5 एम्पियर या उससे बढ़ेगा तो ये हमारा जो फ्यूज है वो जल जाएगा और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाएगा, करंट पास ही नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, फिर बाद में इसे रिपेयर कर देंगे, और जब तक हमारा जो ज़्यादा करंट पास हुआ था तब तक के लिए हमारा सर्किट सेफ रहेगा। तो इस तरीके से हम सेफ्टी डिवाइस हमारा फ्यूज यूज़ होता है, मोस्टली सर्किट्स में यूज़ होता है ये। और बना किसका होता है? कॉपर एंड टिन का एक अलॉय टाइप में होता है, उससे बनता है ये, जिससे कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है एंड हाई रेजिस्टेंस की वजह से ये हमारे बाकी के सर्किट से पहले उसे बचाने के लिए खुद जल्दी हीट प्रोड्यूस करके मेल्ट हो जाता है और बाकी के सर्किट को बचा लेता है। तो कुछ क्वेश्चंस देखें इस पर। पहला क्वेश्चन है, मेन पावर सप्लाई ऑफ अ हाउस इज थ्रू 5 एम्पियर फ्यूज, हाउ मेनी 100 वाट बल्ब्स कैन बी यूज इन दिस हाउस एट करेक्ट वोल्टेज। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मेन फ्यूज है उसकी लिमिट है 5 एम्पियर, मतलब 5 एम्पियर से ज़्यादा आपने जैसे ही इस घर में यूज़ करा तो जो मेन लाइन से जो फ्यूज लगा हुआ वो ब्रेक हो जाएगा और करंट अंदर आ ही नहीं पाएगा। तो आप मैक्सिमम करंट जो यूज़ कर सकते हैं 5 एम्पियर है। तो इसने पूछा है कि हाउ मेनी 100 वाट बल्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं। 100 वाट बल्ब्स करेक्ट वोल्टेज पे, करेक्ट वोल्टेज कितना होता है 220 वोल्ट पे, हम कितने बल्ब हम लगा लें उस घर में जिससे कि हमारा ये फ्यूज भी ब्रेक ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब भी यूज़ कर पाए। तो पहले हम निकालते हैं टोटल हमारे पास करंट है, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर। एक बल्ब का करंट निकालें वो कितना होगा? P इक्वल टू बी आई, पावर इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट होता है। तो यहाँ से मैं इसका I निकालूँ, I इक्वल टू पी अपॉन वी। पी कितना है? 100 वाट दे रखा है, वोल्ट 220 वोल्ट, ये कितना हो गया? 5/11 एम्पियर। एक बल्ब कितना करंट ले रहा है? 5/11 एम्पियर। हमारे पास मैक्सिमम कितना है? 5 एम्पियर। तो मान लीजिए n बल्ब हमने यूज़ करे, तो n बल्ब यूज़ करे तो उसका कितना हो जाएगा? 5/n इंटू 5/11। जैसे कि एक बल्ब का 5/11 है, दो का कितना होगा? 10/11, तीन का 15/11। तो मैंने पहले मान लिया मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब भी n, मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब से n, तो हम n बल्ब यूज़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? n इंटू 5/11। और ये कितना रहना चाहिए? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 एम्पियर पहुंच जाना चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो इस टर्म को इधर लेके जाओ, n इक्वल टू 5/5/11, 5 से 5 कैंसिल, ये हो जाएगा 11। तो कितने बल्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं? 11 बल्ब्स ऑफ 100 वाट। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई ऑफ अ हाउस इज थ्रू 15 एम्पियर फ्यूज, व्हेन ए 2000 watt heater is used in this house, how many 100 watt bulbs can be used simultaneously। इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इसमें लिमिट जो है आई मैक्स जो है 15 एम्पियर है, और एक पूछा है कि अगर हम एक 2000 वाट का 2 किलो वाट का हीटर यूज कर रहे हैं उसके साथ में कितने बल्ब यूज कर सकते हैं। तो पहले निकाल लेंगे करंट हीटर कितना लेगा। करंट इक्वल टू पी अपॉन वी, जैसा भी बताया। पावर कितनी है इसकी? 2000 और वोल्टेज 220, ये हो गया 100/11। अब करंट इतनी मैक्सिमम थी 15 एम्पियर, इतनी ले ली हीटर ने, तो हम पहले फाइंड कर लें लेफ्ट आउट करंट कितनी होगी जिसमें हम बल्ब जला पाएंगे। 5 माइनस 100/11, ये हमारी करंट बचेगी बल्ब्स के लिए। ये कितना हो गया? 15, 5 में 15 एम्पियर है, 11
165 माइनस 100 दैट इज 65/11 एम्पियर करंट बची है। 65/11 एम्पियर करंट बल्ब्स के लिए बची है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स। तो पावर एक बल्ब की कितनी होगी, करंट ऑफ वन बल्ब वो होगा P/V। 100 वाट का बल्ब है ना, 100/220, ये आ गया 5/11 एम्पियर। अब हमारे पास मैक्सिमम करंट कितनी है, 65/11। एक बल्ब की 5/11 है, तो मान लीजिए हम n बल्ब यूज़ कर पा रहे हैं, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, n/5/11 इक्वल टू 65/11, 13, 11 से 11 के अंदर, तो नंबर ऑफ बल्ब आ गया हमारे पास 13 बल्ब्स। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सारा हमने कवर कर लिया है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, और भी एक्स्ट्रा भी चीज़ें कवर की हैं। और मैं सोच रहा था इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक भी लूँ, पर ये फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसी और वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।